स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं भारतीय रियल एस्टेट मतलब अचल संपत्ति की दुनिया के एक ऐसे पहलू में जो अक्सर कंफ्यूजन और कभी-कभी बड़े विवादों का कारण बनता है। ये है प्रॉपर्टी का अग्रीमेंट यानी समझौता और उससे जुड़े स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन के नियम। हाँ बिल्कुल, ये बहुत आम मसला है। हमारे सामने है कुछ कानूनी दस्तावेजों के अंश और एक्सपर्ट एनालिसिस। ये सब बताते हैं कि कैसे एक छोटी सी चूक या जानकारी की कमी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। लोगों के मन में अक्सर ये सवाल घूमता है कि भाई जमीन या मकान के एग्रीमेंट के लिए आखिर कितने का स्टैम्प पेपर लगेगा। हाँ, ये बहुत कॉमन सवाल है। क्या 100 रुपए का काफी है या 500 का या फिर प्रॉपर्टी की कीमत के हिसाब से हजारों का, और क्या बस स्टैम्प पेपर पर लिखकर साइन कर लेना ही काफी है? तो आज की इस पड़ताल का मिशन साफ है, इन उलझे हुए सवालों को सुलझाना। हम समझेंगे कि स्टैम्प ड्यूटी कैसे कैलकुलेट होती है, रजिस्ट्रेशन क्यों पानी की तरह जरूरी है और कैसे आप किसी प्रॉपर्टी डील में अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। बिल्कुल। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को परत दर परत खोलते हैं ताकि अगली बार आप या आपके जानने वाले जब कोई प्रॉपर्टी डील करें तो पूरी तरह तैयार हों। तो शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। एग्रीमेंट के लिए कितने का स्टैम्प पेपर चाहिए? क्या ये प्रॉपर्टी की लाखों करोड़ों की कीमत पर निर्भर करता है? देखिए, ये सवाल जितना आम है इसका जवाब उतना सीधा नहीं है। ये कुछ बातों पर निर्भर करता है। अच्छा, जैसे? पहला, आप किस राज्य में हैं, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी राज्य सरकार का विषय है। दूसरा, एग्रीमेंट किस प्रकार का है, क्या ये सिर्फ कुछ दस्तावेज देने का वादा है या बिक्री का पक्का वादा। और तीसरा, बेशक प्रॉपर्टी का मूल्य भी कुछ मामलों में भूमिका निभाता है, लेकिन शायद उस तरह नहीं जैसा ज्यादातर लोग सोचते हैं। अगर हम एक बहुत ही सामान्य मतलब बिल्कुल बेसिक एग्रीमेंट की बात करें, मान लीजिए सिर्फ प्रॉपर्टी के कागजात सौंपने का एक इकरारनामा है, हाँ। तो कई राज्यों में 100 रुपए का स्टैम्प पेपर भी पर्याप्त हो सकता है। भारतीय स्टैम्प एक्ट 1899 के तहत ये एक अपंजीकृत सामान्य एग्रीमेंट के लिए अक्सर न्यूनतम माना जाता है। सिर्फ 100 रुपए का? हाँ, कुछ बेसिक मामलों में। लेकिन जैसे ही बात जमीन या मकान की बिक्री के एग्रीमेंट यानी एग्रीमेंट टू सेल पर आती है, जहां एडवांस पेमेंट यानी बयाना दिया जाता है और भविष्य में रजिस्ट्री करवाने का वादा होता है, हाँ, जो ज्यादातर होता है। बिल्कुल, तो स्थिति बदल जाती है। ऐसे में अक्सर 500 या उससे अधिक मूल्य का स्टैम्प पेपर इस्तेमाल होता है। कुछ राज्यों में ये एडवांस राशि के आधार पर तय होता है। और यहीं पर वो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है जो अक्सर लोगों को पता नहीं होती और जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। क्या है वो? ध्यान से सुनिए। प्रॉपर्टी के एग्रीमेंट टू सेल पर लगने वाली स्टैम्प ड्यूटी प्रॉपर्टी की कुल कीमत पर नहीं लगती। क्या सच में? जी हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ बयाना यानी एडवांस के तौर पर दी गई राशि पर लगती है। ओह! और ज्यादातर राज्यों में इसकी दर उस बयाना राशि का मात्र 2% होती है। अरे वाह, ये तो कमाल की जानकारी है। यहाँ एक आम गलत फहमी टूटती है। मतलब अगर कोई 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीद रहा है और उसने मान लीजिए 2 लाख रुपए बयाना दिया, हाँ, तो स्टैम्प ड्यूटी पूरी 50 लाख पर नहीं बल्कि सिर्फ उस 2 लाख रुपए का 2% लगेगी, यानी सिर्फ 4,000 रुपए। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, सिर्फ 4,000 रुपए। और पूरा एग्रीमेंट 4,000 रुपए के स्टैम्प पेपर पर बनेगा। ये जानना तो हजारों रुपए बचा सकता है। बिल्कुल, स्टैम्प ड्यूटी की गणना केवल उस 2 लाख रुपए के बयाने पर होगी जो 4,000 रुपए बनती है, तो वो एग्रीमेंट टू सेल 4,000 रुपए के स्टैम्प पेपर पर तैयार होगा। अच्छा। कारण यह है कि ये एग्रीमेंट अभी सिर्फ बेचने का वादा सुरक्षित कर रहा है, असल बिक्री नहीं। असल बिक्री तो रजिस्ट्री के समय होगी। हाँ, सही बात है। इसलिए स्टैम्प ड्यूटी भी सिर्फ उस वादे को सुरक्षित करने के लिए दिए गए एडवांस पर लगती है। कई लोग प्रॉपर्टी ब्रोकर या कम जानकारी वाले सलाहकारों के चक्कर में पड़ जाते हैं। हाँ, वो तो पूरी कीमत पे बता देते होंगे। बिल्कुल, और पूरी प्रॉपर्टी वैल्यू पर भारी भरकम स्टैम्प ड्यूटी देने की सोचने लगते हैं, जो कि स्टेज पर बिल्कुल गलत है। और हाँ, ये गांठ बांध लेना बहुत जरूरी है कि ये 2% वाली स्टैम्प ड्यूटी उस भारी भरकम स्टैम्प ड्यूटी से बिल्कुल अलग है जो प्रॉपर्टी की फाइनल रजिस्ट्री या बैनामा करवाते समय देनी होती है। अच्छा, वो अलग है? हाँ, बिल्कुल अलग। फाइनल रजिस्ट्री के समय जो स्टैम्प ड्यूटी लगती है वो प्रॉपर्टी के बाजार मूल्य या सरकारी सर्कल रेट जो भी ज्यादा हो उसका 5% से 7% या कुछ राज्यों में इससे भी ज्यादा हो सकती है। ओह, वो तो काफी ज्यादा होती है। हाँ, वो राज्य सरकार पर निर्भर करती है और उसके साथ ही आमतौर पर 1% रजिस्ट्रेशन शुल्क भी देना पड़ता है। अच्छा, 1% रजिस्ट्रेशन फीस भी? जी, तो साफ है, एग्रीमेंट की स्टाम्प ड्यूटी बयाना पर 2% और फाइनल रजिस्ट्री की स्टाम्प ड्यूटी प्रॉपर्टी वैल्यू पर 5 से 7% प्लस 1% रजिस्ट्रेशन, दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी वाली बात तो काफी हद तक साफ हो गई।
कि अग्रीमेंट पर ड्यूटी सिर्फ बयाना पर लगती है। हाँ। लेकिन अब मेरा अगला सवाल रजिस्ट्रेशन से जुड़ा है। मान लीजिए हमने सही 2% स्टैम्प ड्यूटी वाले पेपर पर अग्रीमेंट बना लिया, खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों ने साइन भी कर दिए। क्या इतना काफी है? क्या अब हम सुरक्षित है? ये रजिस्ट्रेशन का क्या चक्कर है? बहुत लोग सोचते होंगे कि इसमें वक्त और पैसा दोनों लगते हैं। क्या ये वाकई उतना जरूरी है जितना बताया जा रहा है? देखिए, क्या कोई शॉर्टकट नहीं है? ये सवाल बहुत जायज है, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग या तो जानकारी के अभाव में या फिर थोड़ी लापरवाही के चलते चूक जाते हैं और बाद में बहुत पछताते हैं। शॉर्टकट यहाँ बहुत महंगा पड़ सकता है। देखिए, सिर्फ सही स्टैम्प पेपर पर एग्रीमेंट लिख लेना और साइन कर लेना, खासकर अचल संपत्ति यानी जमीन जायदाद के मामले में, वो एक तरह से ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। अच्छा, मतलब कानूनी तौर पे उतना मजबूत नहीं। हाँ, कानूनी सुरक्षा के लिहाज से ये बहुत कमजोर कदम है। हमारे देश का रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 साफ कहता है कि अचल संपत्ति से जुड़े किसी भी अधिकार को बनाने, घोषित करने, सीमित करने या खत्म करने वाले दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। अनिवार्य है मतलब मैंडेटरी? बिल्कुल। एग्रीमेंट टू सेल इसी कैटेगरी में आता है। अगर आपने घर पर स्टैम्प पेपर पर सब कुछ लिखकर साइन करके अलमारी में रख लिया, तो वो सिर्फ एक प्राइवेट दस्तावेज है। ठीक है। इसका बड़ा मतलब यह है कि एक अपंजीकृत एग्रीमेंट टू सेल, भले ही उस पर सही स्टैम्प ड्यूटी लगी हो, अदालत में प्रवर्तनीय यानी एनफोर्सेबल नहीं होता। एनफोर्सेबल नहीं होता। आसान भाषा में इसका मतलब? आसान भाषा में कहें तो अगर कल को बेचने वाला प्रॉपर्टी बेचने से मुकर जाए या किसी और को ज्यादा कीमत पर बेच दे, हाँ, तो आप सिर्फ उस घर पर बने अपंजीकृत एग्रीमेंट के आधार पर उसे कानूनी रूप से बिक्री पूरी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अरे, तो फिर वो एग्रीमेंट किस काम का? हाँ, आप शायद उस एग्रीमेंट को पैसे के लेन देन के सबूत के तौर पर पेश कर पाएं कि आपने बयाना दिया था, लेकिन ये आपको प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री अपने नाम करवाने का कानूनी अधिकार नहीं देता। ओह, ये तो बड़ी गड़बड़ हो सकती है। बिल्कुल। तो फिर सही रास्ता क्या है? इसे कानूनी तौर पर वाटर टाइट कैसे बनाया जाए? प्रक्रिया थोड़ी लंबी लग सकती है, पर मुश्किल नहीं है, और ये आपके लाखों करोड़ों के निवेश को सुरक्षित करती है। सबसे पहले सही मूल्य के स्टाम्प पेपर पर, जैसा हमने डिस्कस किया, बयाना का 2%, उस पर एग्रीमेंट का पूरा मसौदा यानी ड्राफ्ट तैयार करवाएं। किसी वकील से? हाँ, किसी अनुभवी वकील या डीड राइटर की मदद से। इसमें प्रॉपर्टी, कीमत, पेमेंट शेड्यूल, रजिस्ट्री की समय सीमा जैसी सारी शर्तें बिल्कुल साफ साफ लिखी हों। ठीक है। फिर खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों पक्षों के हस्ताक्षर उस पर करवाएं। इसके साथ ही कम से कम 2 गवाहों के हस्ताक्षर भी उसी समय जरूरी हैं। गवाह भी? हाँ, 2 गवाह। इन गवाहों के नाम, पते और पहचान पत्र की डिटेल्स भी एग्रीमेंट में लिखी जाती हैं। जब ये सब हो जाए तो इस पूरे एग्रीमेंट दस्तावेज को कहाँ ले जाना है? जरूरी पहचान पत्रों और प्रॉपर्टी से जुड़े कुछ बेसिक कागजात के साथ अपने इलाके के सब रजिस्ट्रार कार्यालय में प्रस्तुत करें। सब रजिस्ट्रार ऑफिस? जी हाँ, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में अधिकारी दस्तावेज की जांच करेंगे, आपकी पहचान सत्यापित करेंगे, दोनों पक्षों और गवाहों के बयान मतलब अंगूठे के निशान या फोटो वगैरह लेंगे। अच्छा, पूरा प्रोसेस होता है। हाँ, और फिर उस एग्रीमेंट को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कर लेंगे, यानी उसे रजिस्टर्ड कर देंगे। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही ये एग्रीमेंट एक कानूनी रूप से मान्य सार्वजनिक दस्तावेज यानी पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है। पब्लिक डॉक्यूमेंट? इसका मतलब है कि अब ये सिर्फ 2 पार्टियों के बीच का प्राइवेट मामला नहीं रहा, बल्कि सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज एक पुख्ता सबूत बन गया है, जिसे झुठलाना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, तो ये सार्वजनिक दस्तावेज बनने का असल फायदा क्या है? मतलब प्रैक्टिकल फायदा? सबसे बड़ा फायदा यही है कि रजिस्ट्रेशन के बाद ये एग्रीमेंट कानूनी तौर पर लागू करने लायक यानी एनफोर्सेबल हो जाता है। एनफोर्सेबल? हाँ, अगर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होने के बाद कोई भी पक्ष अपनी बात से मुकरता है, मान लीजिए विक्रेता बेचने से मना करता है या खरीदार बाकी पेमेंट नहीं करता, तो दूसरा पक्ष इस रजिस्टर्ड एग्रीमेंट को लेकर सीधे कोर्ट जा सकता है और कानून के तहत अपना हक मांग सकता है। अपंजीकृत एग्रीमेंट के साथ ये संभव नहीं होता। अच्छा, मैं एक उदाहरण सोच रही हूँ। मेरे एक जानने वाले ने प्लॉट खरीदने का एग्रीमेंट तो कर लिया, स्टैम्प पेपर भी ले लिया, पर रजिस्ट्रेशन में आलस कर गए। हाँ, ऐसा होता है। सोचा चलो बाद में करा लेंगे। इसी बीच प्लॉट के दाम बढ़ गए और विक्रेता ने बेचने से मना कर दिया।
अब वो सिर्फ उस स्टैम्प पेपर वाले अग्रीमेंट के आधार पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं सिवाय अपना बयाना वापस मांगने के, जिसमें भी दिक्कत आ रही है। अगर उन्होंने रजिस्टर करवाया होता, बिल्कुल सही उदाहरण है ये। अगर उन्होंने अग्रीमेंट रजिस्टर करवाया होता तो वो कोर्ट जाकर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की मांग कर सकते थे, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, हाँ, वो विक्रेता को कानूनी तौर पर प्लॉट बेचने के लिए मजबूर कर सकते थे। रजिस्ट्रेशन न करवाने की वजह से वो ये मजबूत कानूनी अधिकार खो बैठे। इसलिए रजिस्ट्रेशन में लगने वाला थोड़ा समय और पैसा भविष्य की बड़ी परेशानियों और नुकसान से बचाता है। समझ गई। अब ये बताइए कि एक अच्छे मजबूत एग्रीमेंट में क्या-क्या बातें जरूर होनी चाहिए? आपने कहा कि इसका प्रारूप लगभग फाइनल सेल डीड जैसा होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। एक डिटेल्ड एग्रीमेंट बाद के विवादों से बचाता है। इसमें कुछ चीजें तो अनिवार्य रूप से होनी ही चाहिए। जैसे क्या-क्या? पहला, दोनों पक्ष, खरीदने वाले यानी क्रेता और बेचने वाले यानी विक्रेता का पूरा नाम, पिता पति का नाम, पता, आधार, पैन नंबर जैसी पूरी पहचान। अगर कंपनी या फर्म है तो उसका विवरण। ठीक। दूसरा, संपत्ति का ब्यौरा, प्रॉपर्टी की पूरी और सटीक पहचान। अगर खेती की जमीन है तो उसका खसरा नंबर, कितना रकबा यानी एरिया, किस गांव तहसील में है। और अगर शहर में है तो? अगर शहरी प्लॉट है तो उसका नंबर, साइज, वर्ग गज या मीटर में, कॉलोनी, सेक्टर का नाम, शहर। अगर बना हुआ मकान या फ्लैट है तो उसका पूरा पता, कितने फ्लोर हैं, क्या साइज है। प्रॉपर्टी की चौहद्दी मतलब चारों तरफ क्या है, उसका जिक्र भी जरूरी होता है। चौहद्दी मतलब बाउंड्रीज। हाँ, बाउंड्रीज। दूसरा, सौदा राशि, कुल कितने रुपए में सौदा तय हुआ है, टोटल सेल कंसिडरेशन। ये अंकों और शब्दों दोनों में साफ लिखा होना चाहिए। ठीक है। चौथा, बयाना राशि, कितनी रकम एडवांस या बयाना के तौर पर दी जा रही है, इसका स्पष्ट उल्लेख। पांचवा, भुगतान अनुसूची मतलब पेमेंट शेड्यूल। पेमेंट शेड्यूल, हाँ, बाकी बची रकम का भुगतान कब और कैसे किया जाएगा, क्या एकमुश्त रजिस्ट्री के समय या किश्तों में। अगर किश्तों में तो उनकी तारीखें क्या होंगी, ये सब बिल्कुल साफ होना चाहिए। और छठा, रजिस्ट्री की समय सीमा, ये जरूर तय कर लेना चाहिए कि फाइनल रजिस्ट्री यानी बैनामा कब तक करवाया जाएगा। ये 1 महीना, 6 महीने, 1 साल या जो भी दोनों पक्ष तय करें हो सकता है। अच्छा, और अगर अग्रीमेंट में रजिस्ट्री की कोई समय सीमा लिखना भूल गए या जानबूझकर नहीं लिखी, तब क्या होगा? क्या वो अग्रीमेंट बेकार हो जाएगा? नहीं, अग्रीमेंट बेकार नहीं होगा। अगर कोई समय सीमा तय नहीं की गई है तो भी कानून इसे लागू करने का एक अवसर देता है। अच्छा। भारतीय परिसीमा अधिनियम यानी लिमिटेशन एक्ट के अनुसार ऐसे मामलों में अग्रीमेंट को लागू करवाने के लिए अधिकतम समय सीमा आमतौर पर 3 साल मानी जाती है। 3 साल? हाँ, अग्रीमेंट की तारीख से 3 साल के अंदर आप कोर्ट जाकर उसे लागू करवाने का दावा कर सकते हैं, बशर्ते आपने अपनी तरफ की शर्तें पूरी की हों। लेकिन फिर भी हमेशा सलाह यही दी जाती है कि एक निश्चित समय सीमा अग्रीमेंट में लिख दी जाए ताकि कोई अस्पष्टता न रहे। हाँ, वो बेहतर है। अच्छा, भुगतान के तरीकों के बारे में भी कुछ जरूरी बातें हैं, खासकर बयाना देते समय। आपने पारदर्शिता की बात की थी। हाँ, ये बहुत जरूरी है। भविष्य में किसी भी विवाद से बचने के लिए और लेन देन का पक्का सबूत रखने के लिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि भुगतान ऐसे माध्यमों से किया जाए जिनका आधिकारिक रिकॉर्ड हो। जैसे कि? सबसे बेहतर है बैंक ट्रांसफर, NEFT, RTGS, IMPS या फिर चेक या डिमांड ड्राफ्ट। इनका बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड रहता है। और आजकल जो UPI चलता है, गूगल पे, फोन पे। हाँ, बिल्कुल। आजकल UPI माध्यम जैसे गूगल पे, फोन पे से किया गया भुगतान भी मान्य है क्योंकि उसका डिजिटल ट्रेल होता है। ठीक है। और नकद, कैश? नकद भुगतान से जहां तक हो सके बचना चाहिए, खासकर जब रकम बड़ी हो। यहाँ एक और कानूनी नुक्ता है। क्या? इनकम टैक्स एक्ट की धारा 269 SS के तहत अचल संपत्ति के लेनदेन के संबंध में 20,000 रुपए या उससे अधिक का लोन या डिपॉजिट नकद में लेना प्रतिबंधित है। 20,000 से ज्यादा नकद नहीं? हाँ, इसी तरह धारा 269T के तहत 20,000 रुपए या उससे अधिक का लोन रीपेमेंट नकद में करना प्रतिबंधित है। हालांकि ये नियम सीधे तौर पर बयाना या बिक्री राशि पर लागू होने को लेकर कुछ कानूनी बहस हैं। फिर भी रजिस्ट्रेशन एक्ट और अदालती व्यवहार में 20,000 रुपए से अधिक के नकद लेन देन को शक की निगाह से देखा जाता है। तो इसका मतलब क्या है? अगर किसी ने 50,000 रुपए नकद में बयाना दे दिया तो क्या वो गैर कानूनी हो गया? गैर कानूनी से ज्यादा ये आपके लिए रिस्की है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर बाद में कोई कानूनी पचड़ा फंसता है, मान लीजिए विक्रेता पैसा लेकर मुकर जाता है, हाँ,
तो उस 50,000 रुपए के नकद भुगतान को अदालत में साबित करना आपके लिए लगभग नामुमकिन हो सकता है। अरे क्यों? कोर्ट ये मान सकता है कि ऐसा कोई लेन देन हुआ ही नहीं, क्योंकि इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है और ये निर्धारित सीमा से ज्यादा नकद है। इससे आपका दावा बहुत कमजोर पड़ सकता है। तो मतलब नकद देना बेवकूफी है? बड़ी रकम के लिए तो बिल्कुल। इसलिए हमेशा बैंकिंग चैनल या डिजिटल माध्यम का प्रयोग करें, सुरक्षित रहता है। समझ गई। अब गवाहों की बात करते हैं। आपने बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिए 2 गवाह जरूरी हैं। उनकी भूमिका क्या है और गवाह चुनते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? हाँ, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में कम से कम 2 गवाहों का होना अनिवार्य है। वे एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करते समय मौजूद रहते हैं और दस्तावेज पर बतौर गवाह हस्ताक्षर भी करते हैं। और सब रजिस्ट्रार के सामने भी जाते हैं? हाँ, सब रजिस्ट्रार के सामने भी उनकी पहचान सत्यापित होती है। उनकी मुख्य भूमिका इस बात की पुष्टि करना है कि यह समझौता दोनों पक्षों ने अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के उनकी उपस्थिति में किया है। अच्छा। गवाह चुनते समय सबसे जरूरी बात यह है कि वे भरोसेमंद लोग हों, जिन्हें आप व्यक्तिगत रूप से जानते हों और जो जिम्मेदार हों। भरोसेमंद क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भविष्य में अगर किसी भी कारण से मामला कोर्ट में जाता है तो इन गवाहों को गवाही के लिए बुलाया जा सकता है। ओह! अगर गवाह भरोसेमंद नहीं होंगे तो वो या तो मुकर सकते हैं या दूसरी पार्टी के प्रभाव में आकर गलत बयान दे सकते हैं। कभी-कभी एक पक्ष झूठा आरोप लगाता है कि हस्ताक्षर उनकी गैर मौजूदगी में हुए या दस्तावेज में कोई हेरफेर या कूटरचना मतलब फॉर्जरी की गई है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में ईमानदार और भरोसेमंद गवाह सच्चाई सामने लाने में मदद करते हैं। इसलिए रिश्तेदार, करीबी दोस्त या विश्वसनीय पड़ोसी अच्छे गवाह हो सकते हैं। चलिए, अब उस सिचुएशन के आते हैं जिसका डर सबसे ज्यादा रहता है। मान लीजिए सब कुछ ठीक किया, सही स्टैम्प ड्यूटी दी, अग्रीमेंट बकायदा सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर रजिस्टर्ड भी करवाया, गवाह भी एकदम पक्के थे। लेकिन फिर भी जब रजिस्टर्ड करवाने का समय आया तो विक्रेता आनाकानी करने लगा या साफ मुकर गया। अब खरीदार क्या करे? उसके पास क्या कानूनी हथियार है? ये वाकई एक मुश्किल और तनावपूर्ण स्थिति होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर एग्रीमेंट विधिवत रजिस्टर्ड है तो खरीदार के हाथ बंधे हुए नहीं हैं। तो क्या कर सकता है वो? उसके पास एक बहुत मजबूत कानूनी उपाय है जिसे कहते हैं संविदा का विशिष्ट पालन, यानी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जी। इसके लिए खरीदार को सिविल कोर्ट में विक्रेता के खिलाफ एक दीवानी मुकदमा दायर करना होता है। सिविल कोर्ट में केस? हाँ, इसे ऐसे समझें कि आप अदालत से कह रहे हैं, हुजूर, हमने ये पक्का सौदा किया था जिसका ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट सबूत है। मैंने अपनी सारी शर्तें पूरी की, जैसे बयाना देना और बाकी पेमेंट देने के लिए तैयार रहना। अब मेहरबानी करके विक्रेता को आदेश दे कि वो भी अपना वादा निभाए, यानी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री मेरे नाम पर करें। और कोर्ट ये मान लेता है? अगर खरीदार अदालत में ये साबित कर देता है कि वो अग्रीमेंट की अपनी शर्तें पूरी करने को हमेशा तैयार था और है, तो अदालत आमतौर पर विक्रेता को बिक्री पत्र यानी बैनामा खरीदार के पक्ष में निष्पादित करने का आदेश दे सकती है। अच्छा। मतलब कोर्ट मजबूर कर सकता है बेचने के लिए। बिल्कुल। अगर विक्रेता फिर भी आनाकानी करता है तो कोर्ट स्वयं भी किसी अधिकारी को नियुक्त करके रजिस्ट्री करवा सकती है। इस पूरी लड़ाई में वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ही आपका सबसे बड़ा हथियार और सबसे पुख्ता सबूत होता है। वाह, ये तो बहुत पावरफुल है। हाँ, अगर रजिस्टर्ड है तो। क्या इस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अलावा भी किसी और आधार पर एग्रीमेंट को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? मान लीजिए विक्रेता नहीं बल्कि खरीदार को लगे कि उसके साथ धोखा हुआ है या एग्रीमेंट में ही कोई गड़बड़ है। हाँ, बिल्कुल। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो तब होता है जब आप एग्रीमेंट को लागू करवाना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि एग्रीमेंट ही गलत तरीके से हुआ है तो उसे भी चुनौती दी जा सकती है। कैसे? भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 और विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 कुछ आधार बताते हैं जिन पर एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट को भी रद्द करवाया जा सकता है या चुनौती दी जा सकती है। क्या आधार है वो? मुख्य आधार ये हो सकते हैं। पहला, धोखाधड़ी यानी फ्रॉड। अगर साबित हो जाए कि एग्रीमेंट किसी धोखे से करवाया गया था, जैसे प्रॉपर्टी पर कोई लोन चल रहा था और ये बात छुपाई गई। हाँ, या जमीन का एरिया गलत बताया गया। दूसरा, जबरदस्ती यानी कोअर्शन। अगर किसी से डरा धमकाकर या गैर कानूनी दबाव डालकर एग्रीमेंट साइन करवाया गया हो। अच्छा। तीसरा, गलत बयानी यानी मिस रिप्रेजेंटेशन। अगर कोई ऐसी गलत जानकारी दी गई जो तथ्य के तौर पर सही नहीं थी, भले ही वो जानबूझकर न दी गई हो, और उसी आधार पर एग्रीमेंट हुआ हो। चौथा,
अवैध उद्देश्य या शर्तें, यानी इल्लीगल ऑब्जेक्ट या टर्म्स। अगर एग्रीमेंट का मकसद ही गैरकानूनी हो, जैसे किसी सरकारी जमीन पर कब्जा करके उसे बेचने का एग्रीमेंट। और 5वां, शर्तों का उल्लंघन यानी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसा हमने पहले बात की, अगर एक पक्ष अपनी शर्तें पूरी नहीं करता तो दूसरा पक्ष भी एग्रीमेंट को रद्द करने या हर जाने की मांग कर सकता है। ठीक है, इन सब के लिए भी कोई टाइम लिमिट होती है? हाँ, इन आधारों पर एग्रीमेंट को चुनौती देने के लिए भी आमतौर पर कारण पता चलने या एग्रीमेंट होने की तारीख से 3 साल की समय सीमा यानी लिमिटेशन पीरियड होती है। 3 साल? जी। एक और स्थिति हो सकती है, अगर सरकार आपकी जमीन अधिग्रहित कर रही है और आप दिए जा रहे मुआवजे से संतुष्ट नहीं हैं, तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत आप उसे भी कलेक्टर या संबंधित अथॉरिटी या कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। अच्छा। किसी भी ऐसी विवादित स्थिति में मेरा सुझाव हमेशा यही रहता है कि तुरंत किसी अनुभवी वकील से कानूनी सलाह जरूर लें। बिल्कुल, कानूनी सलाह जरूरी है। तो आज की इस काफी विस्तृत चर्चा का निचोड़ क्या है? अगर हमें मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? हाँ, बिल्कुल। मेरे हिसाब से जो सबसे जरूरी बातें निकल कर आई हैं वो ये है। पहला, स्टैंप ड्यूटी का सच। प्रॉपर्टी एग्रीमेंट पर स्टैंप ड्यूटी पूरी कीमत पर नहीं, सिर्फ बयाना या एडवांस राशि पर लगती है, आमतौर पर 2%। सही। फाइनल रजिस्ट्री की ड्यूटी अलग और ज्यादा होती है। दूसरा, रजिस्ट्रेशन ही सुरक्षा है। सिर्फ स्टैंप पेपर पर लिखना काफी नहीं, कानूनी मजबूती और कोर्ट में लागू करवाने के अधिकार के लिए एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। ये इसे पब्लिक डॉक्यूमेंट बनाता है। बिल्कुल। तीसरा, पेमेंट का पक्का सबूत। भुगतान हमेशा बैंकिंग चैनल या डिजिटल माध्यम से करें। 20,000 रुपए से ज्यादा नगद लेन देन से बचें, क्योंकि इसे साबित करना मुश्किल होता है। बहुत जरूरी। चौथा, मुकरने पर कानूनी रास्ता। अगर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के बाद भी विक्रेता रजिस्ट्री से मुकरता है तो खरीदार के पास स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कोर्ट जाने का मजबूत अधिकार है। हाँ। और 5वां, भरोसेमंद गवाह। रजिस्ट्रेशन के लिए 2 भरोसेमंद गवाह जरूरी हैं। आपने बिल्कुल सही तरीके से सार प्रस्तुत किया। ये 5 बिंदु किसी भी अचल संपत्ति के सौदे में बुनियाद का काम करते हैं। थोड़ी सी जागरूकता और सही प्रक्रिया का पालन आपको भविष्य के बड़े सिरदर्द, मुकदमेबाजी और आर्थिक नुकसान से बचा सकता है। याद रखिए, प्रॉपर्टी खरीदना एक बड़ा फैसला होता है। इसमें कानूनी प्रक्रिया का पालन करना समझदारी है, मजबूरी नहीं। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए सोचने को एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, कानूनी दावपेच, इन सब पर बात की। हाँ। लेकिन क्या कोई ऐसा एक कदम है जो ये सब करने से भी पहले, यानी अग्रीमेंट का मसौदा तैयार करने से भी पहले उठाया जा सकता है, जिससे भविष्य में इन झगड़ों की आशंका को जड़ से ही कम किया जा सके? अच्छा सवाल है। शायद प्रॉपर्टी के टाइटल यानी मालिकाना हक की बहुत गहराई से जांच करवाना, या फिर बातचीत की शर्तों को शुरू में ही इतना स्पष्ट कर लेना कि बाद में अगर मगर की गुंजाइश ही न रहे। सोचिएगा जरूर।